हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो फरवरी 2015 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? पहला विकल्प है आकार, दूसरा है प्रतीक, तीसरा है दूरी और चौथा है दिशा। तो इनमें से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है ये बताना है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, आकार, साइज। अगला प्रश्न है, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, यानी आनत कोण बताना है। पहला विकल्प है 23.5 अंश, दूसरा है 45 अंश, तीसरा है 66.5 अंश और चौथा है 90 अंश। तो पृथ्वी का अपने कक्षीय समतल पर झुकाव है 23.5 अंश। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के अंतर्गत पहला विकल्प है कई जिला परिषद होते हैं, दूसरा है कई नगर पालिका वार्ड होते हैं, तीसरा है कई ग्राम सभाएं होती हैं और चौथा है कई ग्राम पंचायत होती हैं। तो जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है, सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। दूसरा लिखा है, सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसमें सही बताना है कौन से हैं। तो इसमें ए सही है, बी गलत है, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है पंजाब। तो कलमकारी छपाई के लिए प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? पहला विकल्प है गोंड, दूसरा है माला इरुलर, तीसरा है भील और चौथा है भोटिया। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, भोटिया। अगला प्रश्न है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक? तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, कुषाण। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राज्यों के शासकों को बाध्य किया। पहला विकल्प है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। दूसरा विकल्प है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं रखेंगे, बिना किसी रख रखाव के खर्चे के वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। तीसरा है वे अपनी स्वतंत्र सैनिक रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। और चौथा विकल्प है उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नहीं है? पहला विकल्प है अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था।
दूसरा विकल्प है अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। तीसरा है भूइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। और चौथा है अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हैगियोग्राफी संबंधित है। पहला विकल्प है संत के जीवनी लेखन से, दूसरा है संत के आत्मकथा लेखन से, तीसरा है शासक के जीवनी लेखन से और चौथा है शासक के आत्मकथा लेखन से। तो हैगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। पहला विकल्प है सवाना, दूसरा है स्टेपी, तीसरा है डाउन और चौथा है पंपास। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है सवाना। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। दूसरा है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। इस प्रश्न के लिए ए भी सही है, बी भी सही है। इसका मतलब पहला विकल्प सही है, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको जीवाश्मी ईंधन माना जाता है। पहला विकल्प है पेट्रोलियम, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है जलाऊ लकड़ी और चौथा है कोयला। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है जलाऊ लकड़ी, फायरवुड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों को अत्यधिक विनाश कर सकता है। पहला विकल्प है सुनामी, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा है ज्वार भाटा, चौथा है भूकंप। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है सुनामी। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। पहला विकल्प है सिलिका एवं लोहे से, दूसरा है निकेल एवं एल्यूमिना से, तीसरा है सिलिका एवं एल्यूमिना से और चौथा है निकेल एवं लोहे से। तो पृथ्वी की आंतरिक परत बनी हुई है निकल एवं लोहे से। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। पहला विकल्प है विसर्प, दूसरा है चाप झील, तीसरा है जल प्रपात और चौथा है बाढ़कृत मैदान। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है बाढ़कृत मैदान। अगला प्रश्न है किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। पहला विकल्प है 6 या उससे अधिक, दूसरा है 7 या उससे अधिक, तीसरा है 2 या चौथा है 5 से अधिक। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है 5 से अधिक। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ। पहला विकल्प है भित्ति कला, दूसरा है तैल चित्र, तीसरा है परिप्रेक्ष्य विधि और चौथा है लघु चित्र। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है तेल चित्र, ऑयल पेंटिंग। अगला प्रश्न है लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। पहला विकल्प है बौद्ध मठ, दूसरा है शिल्पकारों और व्यापारियों के संग, तीसरा है कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल और चौथा है धातु के बने सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थीं। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है शिल्पकारों एवं व्यापारियों के संग। अगला प्रश्न है पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तकनीक से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी।
दूसरा है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इस प्रश्न के लिए दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? पहला विकल्प है फारसी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है अरबी और चौथा है उर्दू। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, फारसी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। पहला विकल्प है वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया। दूसरा है चीनी बौद्ध यात्री। तीसरा विकल्प है बौद्ध विद्वान और चौथा है बुद्ध की प्रतिमाएं। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? पहला विकल्प है उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा है उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए और चौथा है उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये शर्त नहीं थी और नहीं वाली पूछी गई है। अगला प्रश्न है, रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि? पहला विकल्प है इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। दूसरा है इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी। तीसरा है इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिकार दिए थे। चौथा है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, रॉलेट अधिनियम का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। अगला प्रश्न है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। पहला विकल्प है अथर्ववेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है धर्मशास्त्र और चौथा है अर्थशास्त्र। तो चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम अर्थशास्त्र है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। पहला विकल्प लिखा है मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे। दूसरा है गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। तीसरा है वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। और चौथा है वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, गर्भगृह वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था उसे गर्भगृह कहते थे। तीसरा विकल्प उसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घास भूमियों में कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का स्थल है? पहला विकल्प है स्टेपी, दूसरा है पंपाज, तीसरा है वेल्स और चौथा है प्रेयरीज। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, प्रेयरीज। ये अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। पहला विकल्प है पिसीकल्चर, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है सेरीकल्चर और चौथा है विटीकल्चर। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, मत्स्य पालन को पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बेरिंग जलडमरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है। पहला विकल्प है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, दूसरा है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर और
और चौथा विकल्प है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो बेरिंग जलडमरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है ये बताना है। पहला विकल्प है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। दूसरा है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। तीसरा विकल्प है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव पृथ्वी की ओर होता है। और चौथा है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। पहला, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। पहला विकल्प है कुछ समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई। दूसरा है पक्षपातपूर्ण। तीसरा है तटस्थ एवं संवेदनशील और चौथा है मुश्किल। कि सामाजिक विज्ञान में तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, तटस्थ एवं संवेदनशील। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सके। दूसरा है वे जैसे पाठ्य पुस्तकों में वर्णित हैं उसी प्रकार के हैं। तीसरा है यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है। और चौथा है विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए। तो लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सके। पहला विकल्प इसमें सही है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है संक्रियात्मक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से अनुपयुक्त है। पहला विकल्प है ग्रेड का निर्धारण कर। अगला प्रश्न है संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। पहला विकल्प है ग्रेड का निर्धारण करना। दूसरा है प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन और चौथा है विद्यार्थियों के सीखने का सारांशीकरण। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन। अगला प्रश्न है वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है। पहला विकल्प है ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना। दूसरा है विभिन्न मात्राओं की तुलना करना। तीसरा है समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना और चौथा है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के द्वारा की गई। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई। पहला विकल्प है दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन करते हैं। दूसरा विकल्प है पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना। तीसरा है विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना और चौथा है यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। अगला प्रश्न है आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे। उपयुक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है। पहला विकल्प है इतिहास के संदर्भ में कल्पना। दूसरा है स्रोतों का महत्व। तीसरा है संस्कृति का सम्मान और चौथा है साहित्य का महत्व। तो प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसान हैं, यानी कल्पना करने के लिए कहा जा रहा है।
तो पहला विकल्प सही है, इतिहास के संदर्भ में कल्प। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। पहला विकल्प है पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा है बहुलवाद को समझना। तीसरा है पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। और चौथा है संसाधनों के इष्टतम नियतन को समझना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है। पहला विकल्प है सत्र के अंत में। दूसरा है नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। और चौथा है इकाई के अंत में। तो रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तीसरा विकल्प इसमें सही है। ड्यूरिंग कक्षा कक्ष में पक्षपात भेदभाव पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। पहला विकल्प लिखा है मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके। दूसरा है उनकी बातों पर ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे। तीसरा है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। और चौथा विकल्प है संविधान के आम को प्रदान करके। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। अगला प्रश्न है एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक व अभी पढ़ा रही हैं, आपके विचार में व को क्या करना चाहिए। पहला विकल्प है विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। दूसरा है विभिन्न शासकों के व्यक्तित्वों पर प्रकाश डालना। तीसरा है अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा है वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प है समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना। दूसरा है बच्चों को श्रेणियों में बांटना। तीसरा है प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। और चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। पहला विकल्प है व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में। दूसरा है इतिहास को कल्पित तथा कथा के रूप में चित्रित करने में। तीसरा है एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। और चौथा है एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। पहला विकल्प है याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में। दूसरा है आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। तीसरा है ज्ञान के भंडार के रूप में। और चौथा है अंतिम वक्तव्य के रूप में। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। अगला प्रश्न है तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है। पहला विकल्प है उत्तराखंड में। दूसरा है छत्तीसगढ़ में। तीसरा है झारखंड में। और चौथा है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया। पहला है पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। तीसरा है गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। और चौथा है
गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये पूछा गया है। तो पहला विकल्प इसमें सही है कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य, पहला विकल्प है लोगों द्वारा चुने जाते हैं, दूसरा है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तीसरा है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और चौथा है मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो विधानसभा के सदस्य लोगों यानी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, पहला विकल्प है चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, दूसरा विकल्प है राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी, तीसरा विकल्प है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी और चौथा है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी। तो गठबंधन से अभिप्राय है चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, पहला विकल्प है भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, दूसरा है राजनीति विज्ञान, भूगोल तथा इतिहास, समाजशास्त्र, तीसरा है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान और चौथा है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान। तो इसमें पहला विकल्प सही है, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे, पहला विकल्प है अवधारणाओं में नए आयाम को जोड़ते हैं, दूसरा है विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, तीसरा है पाठ्य पुस्तक को आकर्षित बनाते हैं और चौथा है अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। पहला विकल्प है आंदोलन के समाधान, दूसरा है आंदोलन की पृष्ठभूमि, तीसरा है आंदोलन के उद्देश्य और चौथा है आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, आंदोलन के समाधान। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? पहला विकल्प है संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, दूसरा है मानवों द्वारा संसाधनों का उपयोग, तीसरा है जनसंख्या का वितरण और चौथा है भौतिक संसाधनों का महत्व। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? पहला है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, दूसरा है गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव, तीसरा है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना और चौथा है ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। तो इसमें ग्राम पंचायत का जो कार्य नहीं है वह बताना है, तो चौथा विकल्प इसलिए सही है, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। क्योंकि ये गलत है, क्योंकि पंचायत का सचिव एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है जिसे राज्य सरकार द्वारा पंचायत गतिविधियों की देखरेख के लिए नियुक्त किया जाता है। इसे ग्राम पंचायत नहीं चुनती है, इसलिए चौथा विकल्प इसलिए गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता? पहला है जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, दूसरा है दहेज के लिए महिला को परेशान करना, तीसरा है तलाक का केस फाइल करना और चौथा है बच्चों को रखने का दावा करना। तो इस प्रश्न के लिए
दूसरा विकल्प सही है, दहेज के लिए महिला को परेशान करना। ये दीवानी यानी सिविल कानून के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? पहला विकल्प है, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। दूसरा विकल्प है, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। तीसरा है, न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और चौथा है, यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है कि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत। तो इस प्रश्न के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत तीसरा विकल्प सही होगा कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। पहला विकल्प है, सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जाति विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। दूसरा है, अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए। तीसरा है, अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की मांग के लिए। और चौथा है, अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार की मांग के लिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जाति विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला विकल्प है, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। दूसरा है, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। तीसरा है, भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तीसरा है, चौथा है, हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें जो सही नहीं है वो बताना है। तो पहला विकल्प इसमें इसका उत्तर होगा कि वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। पहला विकल्प है, विस्तृत रूप से याद करने पर बल। दूसरा है, तथ्यों तथा मूल्यों आदर्शों पर बल देना, केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं। और चौथा है, केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। आखिरी प्रश्न है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। दूसरा है, प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न उत्तर तकनीकी का प्रयोग करेंगे। और चौथा है, रट कर सीखने पर बल देंगे। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। पहला विकल्प इसमें सही है। तो ये फरवरी 2015 के सामाजिक अध्ययन के प्रश्न थे। पिछले वर्षों के प्रश्नों को पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उन सबको एक एक करके हल करेंगे। आप देख सकते हैं 2012 का पेपर, उसमें जो सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आए थे उनको हल कर चुके हैं। उसके बाद 13 में और 14 वाले भी वीडियो आ चुके हैं। आज फरवरी 2015 के पेपर को हल किया था। इसके बाद जो भी पेपर हुआ होगा उसको हल करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।